नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, भारत और पाकिस्तान में कम होते तनाव की। देखेंगे मोदी सरकार की नीतियों पर खरगे और राहुल गांधी ने उठाए क्या सवाल, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर कोर्ट का आया क्या फैसला, जानेंगे विजय शाह से बीजेपी अब क्यों बनाने लगी दूरी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीजेपी ने शेयर किया राहुल गांधी का पोस्टर, राहुल की पाकिस्तान जनरल से की तुलना, कांग्रेस ने पलटवार कर पीएम के पाकिस्तान दौरे पर उठाए सवाल। ऑपरेशन सिंदूर पर बने डेलीगेशन में अभिषेक बनर्जी हुए शामिल, टीएमसी का करेंगे प्रतिनिधित्व। तो पहले टीएमसी से यूसुफ पठान का नाम आया था सामने। आईबी चीफ तपन कुमार डेका को मिला 1 साल का सेवा विस्तार, अब जून 2026 तक संभालेंगे पद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की के बाद पुतिन से बात की, रूस यूक्रेन जंग पर रूसी राष्ट्रपति बोले सही समझौते हो जाएं तो सीजफायर मुमकिन। शेयर बाजार में गिरावट, 872 अंकों की गिरावट के साथ 81,186 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 261 अंकों की गिरावट के साथ 24,683 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से तीखी दलील दी गई, सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए। सीजीआई ने भी इसे लेकर कई सवाल पूछे। तो क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, देखिए रिपोर्ट। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि पूरे दिन सुनवाई की जाएगी और दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, लेकिन पहले दिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, इसलिए अब 21 मई को भी कोर्ट में सुनवाई चलेगी। सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने करीब 3 घंटे 45 मिनट तक सुनवाई की। सरकार की तरफ से अब 21 मई को कानून के पक्ष में दलीलें दी जाएंगी। आज की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन ने कानून की जमकर कमियां गिनवाई, साथ ही इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून का ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। किस धर्म में ये व्यवस्था है कि आपको पहले 5 या 10 साल उस धर्म का पालन करना होगा, तभी आप दान कर सकेंगे। वक्फ रजिस्ट्रेशन के नाम पर आतंक गढ़ा जा रहा है, जहां व्यक्ति या संस्थान को बार बार रजिस्ट्रेशन कराने ऑफिस जाना होगा। वक्फ बाय यूजर यानी इस्तेमाल के आधार पर वक्फ मानी जाने वाली अधिकतर संपत्तियों का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कोई भी कल विवाद खड़ा कर सकता है और इस तरह वक्फ का दर्जा छीन सकता है। राजीव धवन ने कहा कि हम सेकुलर देश है, मेरा एक मुवक्किल जो सिख है वो वक्फ कराना चाहता है, लेकिन इस कानून के बाद क्या वो ऐसा कर सकता है? यानी अदालत ने सेकुलर जजमेंट जो अभी तक दिए हैं वो शून्य हो जाएंगे। वक्फ बाय यूजर के कई मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला सुना चुका है, ऐसे में वक्फ बाय यूजर पर सवाल ही नहीं उठने चाहिए। जबकि कपिल सिब्बल ने एएसआई की वेबसाइट पर मौजूद एक सूची का हवाला देते हुए कहा कि एक बार जब वे संरक्षित हो जाते हैं तो वे वक्फ का दर्जा खो देते हैं। इसमें जामा मस्जिद संभल भी शामिल है, इसलिए कोई भी विवाद उठेगा और उस जगह का वक्फ का दर्जा खत्म हो गया। कानून का मकसद वक्फ पर कब्जा करना है। कानून इस तरह से बनाया गया है कि वक्फ संपत्ति को बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए छीन लिया जाए। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार छीन लिया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद के अधिकांश सदस्य गैर मुस्लिम हैं। नए कानून की धारा 9, इसमें 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम हैं। पहले ये सभी मुस्लिम थे, अब ये सभी मनोनीत हैं। वक्फ कानून पर कानूनी घमासान मचा हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी टकराव थमता नहीं दिख रहा है। सीजफायर हो चुका है, लेकिन बॉर्डर पर अभी भी दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अभी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो इंडियन आर्मी ने भी उन्हें तीखा जवाब दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर अब पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। जियो टीवी ने पाकिस्तान की सरकार के हवाले से बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेनाएं 30 मई तक शांतिकाल की स्थिति में लौटने को तैयार हो गई हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि दोनों ही देशों के बीच सीजफायर अनिश्चितकाल तक के लिए लागू किया गया है और अब हालात सामान्य होने के बाद अटारी वाघा, हुसैनीवाला और सादकी बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू हो गई है। इस समारोह में दोनों ही देश अपने झंडे को उतारते हैं। फिलहाल झंडे को उतारने के समय गेटों को नहीं खोला जाएगा और न ही बीएसएफ और रेंजर्स के बीच पारंपरिक हाथ मिलाए जाएंगे। यानी बॉर्डर पर शांति है, लेकिन तनाव बना हुआ है। और इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। शरीफ ने कहा कि हिंदुस्तानी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के 400 समुद्री मील करीब पहुंच गया था, लेकिन पाकिस्तानी नौसेना की तैयारियों को भांपकर विक्रांत पीछे हट गया,
जबकि ना तो पाकिस्तान की वायुसेना और ना ही उनकी तरफ से छोड़ी गई कोई मिसाइल हिंदुस्तान को कोई नुकसान पहुंचा पाई है। उल्टा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लगभग सभी एयरबेस को तबाह कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान सीज फायर को तैयार हुआ। इसे लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से शरीफ को जवाब भी दिया गया है। इंडियन आर्मी ने कहा कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं। एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने कहा कि चाहे पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं और क्यों न ले जाए, वो हमारे रेंज में ही रहेगा। जबकि इजराइल में हिंदुस्तान के राजदूत जेपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। अब हिंदुस्तान के तीखे तेवरों से पाकिस्तान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम जरूर हुआ है, लेकिन ये अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ है। एक भी चिंगारी जंग का रूप ले सकती है। तो इस टकराव के बीच कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला। तो क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने, देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने कश्मीर में सुरक्षा को लेकर पीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर पीएम ने 17 अप्रैल को सुरक्षा कारणों से अपनी कश्मीर यात्रा रद्द की तो पर्यटकों को वहां जाने की इजाजत क्यों दी गई। खड़गे ने दावा किया कि अगर पुलिस के जरिए सूचना दी होती तो 26 लोगों की जान बच सकती थी। उन्होंने बीजेपी पर सेना का अपमान करने का भी आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को बीजेपी के एक मंत्री ने पाकिस्तान का एजेंट कहकर अपमानित किया, लेकिन पीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मंत्री के इस्तीफे की मांग की और कहा कि बीजेपी पहले अपने गद्दारों को बाहर करे। खड़गे ने पाकिस्तान को कमजोर बताते हुए कहा कि वो चीन के सहारे भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन देशवासी इसका जवाब देंगे। इस मौके पर राहुल गांधी ने 1,11,111 लोगों को उनके घर के मालिकाना हक के डिजिटल दस्तावेज सौंपे। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 गारंटी देने का वादा किया था, जो उसने पूरा किया। बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने करके दिखाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी कुछ अरबपतियों को फायदा पहुंचाती है, जबकि कांग्रेस लोगों का पैसा लोगों को लौटाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रोजगार खत्म करती है, जबकि कांग्रेस रोजगार पैदा करती है। यानी देखा जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस के दोनों ही दिग्गजों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधने का काम किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन जब एक प्रोफेसर की तरफ से बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल उठाए गए तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई होनी थी, जो कि टल गई। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान पर जिला अदालत में सुनवाई हुई, जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली और सोनीपत की जिला अदालत ने प्रोफेसर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 मई को तय की है। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं और अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी करने के आरोप में खान को दिल्ली पुलिस ने उन्हें ग्रेटर कैलाश स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया था और बाद में सोनीपत पुलिस को सौंप दिया था। अब प्रोफेसर के खिलाफ इस सेक्शन का अशोका यूनिवर्सिटी फैकल्टी एसोसिएशन और छात्रों ने जमकर विरोध किया है और गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का बचाव किया। फैकल्टी एसोसिएशन ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार और अपुष्ट बताया गया। महमूदाबाद के समर्थन में विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा कि उनकी गलत तरह से गिरफ्तारी न केवल अकादमिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, बल्कि उन सिद्धांतों का भी उल्लंघन है जो उन्होंने हमें सिखाए और जिनके लिए वो खड़े थे। इसके अलावा कांग्रेस, माकपा, AIMIM और तृणमूल कांग्रेस ने भी महमूदाबाद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। वहीं ये मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच चुका है। कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। अब देखना होगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रोफेसर अली ने पोस्ट किया था। इसमें बीजेपी पर सवाल उठाए थे और ये सवाल प्रोफेसर अली पर ही भारी पड़ गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बीजेपी के जिस मंत्री ने आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया, उसे बचाने की जरूर कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जरूर SIT बनी है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी का मंत्री गिरफ्तार होगा। देखेंगे रिपोर्ट। मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बैकफुट पर आ गई है।
यही वजह है कि अब सरकार अपने ही मंत्री से दूरी बना रही है। ऐसे कयास तब लगने लगे जब विजय शाह सरकार की कैबिनेट मीटिंग से गायब रहे। दरअसल इंदौर के राजवाड़ा महल में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मंत्री विजय शाह शामिल नहीं हुए। इस चर्चा ने जोर तब पकड़ लिया जब मीटिंग से पहले करवाए गए फोटोशूट की तस्वीर सामने आई और इसमें विवादों में घिरे मंत्री विजय शाह नजर नहीं आए, जिसके बाद से कयास लग रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के चलते मोहन यादव सरकार दबाव में आ गई है। यही वजह है कि अब बीजेपी सरकार अपने ही मंत्री से दूरी बना रही है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एमपीसीआईडी ने एसआईटी गठित कर दी है। सागर आईजी प्रमोद शर्मा, पीएचक्यू एसएएफ डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी एसपी वाहिनी सिंह इस पूरे मामले की जांच करेंगी। एसआईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरा पालन किया गया है। कोर्ट ने कहा था कि तीनों आईपीएस मध्य प्रदेश के बाहर के यानी अन्य राज्यों के होने चाहिए। साथ ही तीनों अफसरों में एक महिला आईपीएस भी शामिल होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि एसआईटी की मॉनिटरिंग आईजीपी को करनी होगी। साथ ही एसआईटी के दोनों सदस्य भी एसपी या उससे ऊपर के रैंक के ही होने चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और तल्खी ने सरकार में हलचल पैदा कर दी है। हो सकता है कि सरकार को अब मंत्री के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना पड़े। विजय शाह पर कोर्ट का रुख सख्त है और इसी के चलते बीजेपी उनसे अब दूरी बनाते हुए भी दिख रही है, लेकिन शाह पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साफ है बीजेपी विजय शाह के सामने झुक रही है, तो महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार एक नेता के सामने झुक गई। दिग्गज ओबीसी नेता छगन भुजबल को फिर से मंत्री बना दिया गया। तो क्यों फडणवीस सरकार में शामिल हुए भुजबल, देखेंगे रिपोर्ट। महाराष्ट्र कैबिनेट में एनसीपी नेता छगन भुजबल के शामिल होने पर राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई है। छगन भुजबल एक बार फिर से मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन जब भुजबल के शपथ लेने की खबर सामने आई, तब से ही राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। धनंजय मुंडे के इस्तीफे से एनसीपी कोटे का एक मंत्री पद खाली हो गया था, जिसे छगन भुजबल के जरिए भरा गया है। भुजबल की मंत्रिमंडल में वापसी कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जब 5 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मायावती सरकार बनी थी, तब भुजबल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी। इसको लेकर उन्होंने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की थी। छगन भुजबल ने पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब उनकी वापसी को न सिर्फ उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि ओबीसी समुदाय के बीच बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन की पकड़ मजबूत करने की रणनीति भी मानी जा रही है। छगन भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। चर्चा है कि छगन भुजबल ये संदेश देने में सफल रहे कि उनकी नाराजगी से एनसीपी को नुकसान हो सकता है, जिसके चलते अजीत पवार दबाव में आ गए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए एनसीपी ने छगन भुजबल को मंत्री बनाकर उन्हें और ओबीसी वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि जब केंद्र सरकार देश में जाति जनगणना के लिए आगे बढ़ रही है, तब अजीत पवार की पार्टी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे को नाराज नहीं रख सकते। भुजबल का विरोध काम कर गया, अब वो मंत्री बन गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बड़ा फैसला सुनाकर हर किसी के लिए सिविल जज बनना मुश्किल कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एलएलबी करने वाला हर व्यक्ति सिविल जज नहीं बन सकता और इसके लिए कोर्ट ने कुछ नियम भी तय कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जूनियर डिवीजन सिविल जज की नियुक्ति को लेकर सीजेआई बीआर गवई ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए अहम फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी सीधे जज की परीक्षा नहीं दे सकता है। पहले वकील के तौर पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, यानी वो परीक्षा तभी दे सकेंगे जब लॉ ग्रेजुएट होने के बाद 3 साल वकील के तौर पर काम करें। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सीजेआई गवई ने कहा कि सीनियर डिवीजन सिविल जज की नियुक्ति में जूनियर सिविल जजों के लिए 25% विभागीय आरक्षण है। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि 3 साल की अवधि को नामांकन की तारीख से माना जा सकता है। ये शर्त उन परीक्षाओं पर लागू नहीं होगी जिनकी प्रक्रिया हाई कोर्ट ने शुरू कर दी है। फिलहाल इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट का ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन आगे होने वाली परीक्षाओं में ये शर्त उम्मीदवारों को पूरी करनी होगी। कोर्ट ने उम्मीदवारों को छूट दी है कि 10 साल से काम कर रहे वकील का सर्टिफिकेट मान्य होगा, लेकिन एडवोकेट को उस स्टेशन के जुडिशियल अधिकारी से मान्यता प्राप्त हो। इसका मतलब है कि अगर ऐसे वकील के पास उम्मीदवार 3 साल प्रैक्टिस करता है तो वो जूनियर जज की परीक्षा के लिए वैलिड होगा। अगर कोई वकील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और उम्मीदवार उसके पास 3 साल तक काम करता है, तो उस वकील को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से मान्यता मिली होनी चाहिए। इसके अलावा 3 साल लॉ क्लर्क के तौर पर काम करने वाला उम्मीदवार भी परीक्षा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसे लॉ ग्रेजुएट को सिविल जज जैसे पद पर शामिल करना मुश्किल पैदा कर सकता है जिसने एक दिन भी लीगल प्रैक्टिस ना की हो। कोर्ट ने कहा कि 20 साल से ये प्रैक्टिस चली आ रही है,
जिसके अच्छे परिणाम सामने नहीं आए हैं। लॉ ग्रेजुएट्स को सीधे ऐसे पद पर बिठा देने से कई दिक्कतें सामने आती हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कानून की किताबें पढ़ने या ट्रेनिंग से कोर्ट सिस्टम की नॉलेज नहीं मिल सकती है। ये तभी हो सकता है जब उम्मीदवार को कोर्ट के कामकाज के बारे में पता हो कि वकील और जज कोर्ट में कैसे काम करते हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसे कहते हैं दोस्ती। एनसीपी के हेड शरद पवार ने कल संजय राउत को, जो शिवसेना के नेता हैं, बहुत बुरी तरह से डांटा, क्योंकि संजय राउत ने सामना के संपादकीय में लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में जो डेलीगेशन जा रहा है विदेश में, वो एक बारातियों की तरह से है। इस पर हालांकि बीजेपी की तरफ से शायद ही कोई प्रतिक्रिया आई हो, लेकिन शरद पवार ने इसको अपनी जिम्मेदारी समझी। दोस्ती तो निभानी थी और उनका जिस तरह से भतीजा ही सही, वो उनकी बीजेपी की सरकार में एक बड़ा हिस्सेदार है, उप मुख्यमंत्री है, तो आप कह सकते हैं कि उनके बीजेपी के साथ में कैसे रिश्ते होंगे। हालांकि इस पर शरद पवार पहले भी कई बार सफाई दे चुके हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।